अध्याय 19 गोल्डीलॉक्स का नियम किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। बात पुरानी है। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था वह कैलिफोर्निया के एनाहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया। यह 1955 में उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहां गाइड बुक्स की बिक्री का काम मिल गया। यह बुक उसे $0.50 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। एक वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहां उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक्स सीख लिए। उसने कुछ जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान्य जादू आगंतुकों के समक्ष पेश किए। जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद नहीं है, लेकिन वह सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपनी दृष्टि कॉमेडियन बनने की ओर टिका ली। किशोरावस्था में उसने लॉस एंजेलिस के आस पास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वह शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक रात उसने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन खाली क्लब में दिया। यह ग्लैमर्स काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सकते थे। कुछ साल बाद 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 साल की उम्र में वह सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थीं ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। एक और दशक उसने प्रयोग, समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक का काम मिल गया और धीरे धीरे वह टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते वह द टूनाइट शो और सैट नाइट लाइव में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर इस युवक को ख्याति हासिल हो गई। 63 दिनों में उसने 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिन में 72 शहरों, फिर 90 दिनों में 85 शहरों का दौरा किया। ओहायो में उसके शो में शामिल होने वाले 18,695 लोग थे। न्यूयॉर्क में 3 दिन के शो के लिए 45,000 टिकट बिके। वह अपने क्षेत्र में शिखर पर आ गया और अपने समय का सर्वाधिक सफल कॉमेडियन बन गया। उनका नाम स्टीव मार्टिन है। मार्टिन की कहानी इस मसले पर आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि यदि हम लंबे समय तक किन्हीं आदतों का पालन करते हैं तो क्या परिणाम सामने आता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं होती है। ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है जो ज्यादा लोगों के दिलों में डर पैदा करती है कि वे अकेले मंच पर प्रदर्शन करें और कोई एक दर्शक भी नहीं हंसे। और फिर भी स्टीव मार्टिन ने हर हफ्ते 18 साल तक इस डर का सामना किया। उनके शब्दों में 10 वर्ष उन्होंने सीखने में बिताए, 4 वर्ष उसे सुधारने में और 4 वर्ष जोरदार सफलता के। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ ही लोग अपनी आदतों का पालन करते हैं? भले ही जोक्स सुनाना हो, कार्टून ड्रॉ करना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से अधिकांश प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम ऐसी आदतों को कैसे बनाएं जो हमें उनके खत्म हो जाने की बजाय उन्हें करते रहने के लिए हमें तैयार करे? वैज्ञानिक अनेक वर्षों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वैसे बहुत सीखने को है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात यह पता चली है कि प्रेरक शक्ति को बनाए रखने और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उस कार्य पर ध्यान दें जिसमें कठिनाई को आसानी से हल कर सकें। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन तभी जब वह कठिनाई की इष्टतम परिधि में हो। यदि आपको टेनिस पसंद है और किसी 4 वर्ष के बच्चे के साथ कोई गंभीर मैच खेलेंगे तो जल्द ही आप ऊब उठेंगे। आप हर पॉइंट जीतेंगे।
यह आपके लिए बहुत आसान है। इसके उलट यदि आप किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के समक्ष खेलेंगे तो आप जल्द ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन हो जाएगा। अब किसी बराबरी वाले के साथ टेनिस खेलने की कल्पना करें। जैसे ही खेल आगे बढ़ेगा, आप कुछ पॉइंट जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। आपके जीतने की संभावना रहेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप वास्तविक रूप से प्रयास करेंगे। आपका ध्यान सटीक हो जाता है, भटकाव नहीं रहता और आप खुद को हाथ में आए काम में पूरी तरह से खपा देते हैं। यह वह चुनौती है जिसमें आ रही कठिनाई का प्रबंधन आप कर सकते हैं। यह गोल्डीलॉक्स के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मनुष्य चरम प्रेरणा का अनुभव उन कार्यों पर काम करते समय करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं की सीमाओं के अनुरूप होते हैं। बहुत ज्यादा कठोर नहीं, बहुत ज्यादा आसान नहीं, बस सही हो। मार्टिन का कॉमेडी करियर गोल्डीलॉक्स के नियम के व्यवहार में आने का उदाहरण है। हर वर्ष उन्होंने अपने कॉमेडी शो का समय बढ़ाया, लेकिन मात्र 1 या 2 मिनट तक। वे हमेशा नई चीज जोड़ लेते थे, लेकिन कुछ हास्य भी देते थे जिस पर हंसी आना तय था। कई सफलताओं के कारण वे प्रेरित रहते थे और इतनी त्रुटियां हो जाती थीं कि वे कड़ी मेहनत करते थे। जब आप नई आदत शुरू कर रहे हों, तो महत्व इस बात का है कि आप अपने व्यवहार को इतना आसान रखें कि आप उस पर तब भी बने रहें जब स्थिति ठीक नहीं हो। इस विचार को हमने व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम पर विमर्श करते हुए विस्तार से समझाया था। एक बार आदत स्थापित हो जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि इसे छोटे तरीकों से आगे बढ़ाते जाएं। मामूली सुधार और नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखेंगी। यदि आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो ठीक है, आप प्रवाह की स्थिति को पालेंगे। जिस कठिनाई पर हम पार पा सकें, यदि उसमें कोई चुनौती है तो अधिकतम प्रेरणा उभरेगी। मनोवैज्ञानिक शोध इसे यर्कस-डोरसन लॉ कहते हैं, जिसमें उत्साह का सर्वोत्कृष्ट स्तर होता है जो बेचैनी और ऊब जाने के बीच का बिंदु रहता है। प्रवाह की स्थिति अपने क्षेत्र में होने और पूरी तरह से किसी कार्य में समाहित होने का अनुभव है। वैज्ञानिकों ने इस अनुभव की मात्रा को नापने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि प्रवाह की स्थिति को हासिल करने के लिए कार्य आपकी वर्तमान क्षमता से 4% परे होना चाहिए। वास्तविक जीवन में इस तरह से किसी भी कार्य की कठिनाई की मात्रा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन गोल्डीलॉक्स के नियम का बुनियादी विचार है उन चुनौती पर काम करना है जो हल की जा सकती हैं, जो क्षमता के दायरे में हैं। यह प्रेरणा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। सुधार में नाजुक संतुलन आवश्यक होता है। आपको लगातार उन चुनौतियों की खोज करनी होगी जो आपको अपनी क्षमता के अंतिम छोर तक प्रगति करते हुए ले जाती हैं, ताकि आप प्रेरित रह सकें। व्यवहार हमेशा ही आकर्षक और संतोषजनक रखने के लिए नया होना चाहिए। भिन्नता के बिना हम ऊब सकते हैं। आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह है ऊब जाना। लक्ष्यों पर कार्य करते हुए ऊब जाए तो कैसे फोकस करें। मेरा बेसबॉल करियर खत्म होने के बाद मैं किसी नए खेल की ओर देख रहा था। मैं एक वेटलिफ्टिंग टीम से जुड़ गया और एक दिन एक अभिजात्य कोच जिम आया। उसने अपने करियर में हजारों एथलीट के साथ काम किया था, जिनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी थे। मैंने अपना परिचय दिया और हमने सुधार की प्रक्रिया पर बात करना आरंभ किया। श्रेष्ठ एथलीटों और अन्य लोगों में क्या अंतर है? मैंने पूछा। सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकांश नहीं करते? उन्होंने उन कारकों का उल्लेख किया जिनकी अपेक्षा आप कर सकते हैं, जेनेटिक्स, किस्मत और प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी आशा मैं नहीं कर रहा था। किसी बिंदु पर यह बात आती है कि हर दिन
के प्रशिक्षण की ऊब कौन झेल सकता है, हमेशा उसी तरह वजन उठाना और उठाते रहना। उनके जवाब ने मुझे अचरज में डाल दिया, क्योंकि यह कार्य की नैतिकता के बारे में सोचने का अलग तरीका था। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए लोग ऊर्जायुक्त होने की बात करते हैं। भले ही खेल हो, कला हो या व्यवसाय, आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, यह जुनून से आता है, या आप इसे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप हम में से कई लक्ष्य प्राप्त न होने की अवस्था में या प्रेरित न हो पाने पर अवसाद से घिर जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि सफल लोगों के भीतर कभी न खत्म होने वाला जुनून रहता है। इसके विपरीत इस कोच ने कहा कि सफल लोगों में उसी तरह से प्रेरणा की कमी होती है जितनी सामान्य लोगों में रहती है। अंतर केवल इतना है कि वे उबाऊ महसूस होने की बजाय एक रास्ता निकाल लेते हैं। महारत के लिए अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना उबाऊ और रोजमर्रा का काम समझने लगेंगे। एक बार अभ्यास आरंभिक फायदे मिलने और यह समझ लेने के बाद कि क्या प्राप्त करना है, हमारी रुचि घटने लगती है। कभी कभी यह उससे भी तेज हो जाता है। आपको सिर्फ यह करना है कि कुछ दिन जिम लगातार जाइए या लगातार कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखिए और एक दिन चूक होने दें जो ज्यादा अनुभव नहीं होने देगा। चीजें या कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन के अवकाश को तर्कसंगत ठहराना आसान होता है, क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं। सफलता में सबसे गंभीर खतरा ऊब जाना है, असफलता नहीं। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें प्रसन्न करना बंद कर देती हैं। नतीजा प्रत्याशित हो जाता है। जैसे ही हमारी आदतें मामूली हो जाती हैं, तो हम नवीनता के लिए हमारे विकास को बेहतरी कर देते हैं। इसी कारण हम कभी न समाप्त होने वाले चक्र में घिर जाते हैं और एक वर्कआउट से दूसरे पर, एक डाइट से दूसरी पर, एक व्यवसाय के विचार से दूसरे पर भागते रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करते हैं, हम नई रणनीति शुरू कर देते हैं, भले ही पुरानी अभी भी काम कर रही हो। मैकियावेली ने लिखा था, मानव में नवीनता की इच्छा इस सीमा तक होती है कि जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वे भी उतना ही बदलाव चाहते हैं जितना बदलाव खराब काम करने वाले चाहते हैं। शायद इसी कारण से आदत बनाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स वे रहते हैं जो हमें लगातार नयापन देते रहते। वीडियो गेम्स हमें देखने में नयापन देते रहते हैं। अश्लील फिल्में हमें यौन संबंधों की नवीनता बताती हैं। जंक फूड्स हमें पाक कला संबंधी नवीनता देते हैं। ऐसा प्रत्येक अनुभव हमें लगातार आश्चर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। वास्तविक दुनिया में स्लॉट मशीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुआरी जैकपॉट पर समय समय पर दांव लगाता है, लेकिन किसी भी पूर्व अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कार की गति में अंतर आता रहता है। यह अंतर ही डोपामाइन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, जो याद करने की क्षमता में वृद्धि करता है और आदत बनाने में तेजी लाता है। वेरिएबल रिवॉर्ड्स कोई ललक पैदा नहीं करेगा, यानी आप वह रिवॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें लोगों की रुचि न हो। एक निश्चित अंतराल पर यह उन्हें दीजिए और उम्मीद है कि इससे उनका दिमाग बदल जाएगा, लेकिन यही ललक को बढ़ाने का शक्तिशाली उपाय है जिसे हम पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं, क्योंकि उससे ऊब समाप्त होती है। इच्छा का मीठा एहसास 50/50 की स्थिति में उभरता है, जब आधी सफलता और आधी असफलता रहती है। आधे समय में आप वह पाते हैं जो आपको चाहिए, आधे समय में आप नहीं पाते हैं। आप पर्याप्त रूप से जीत चाहते हैं ताकि संतोष का अनुभव हो और इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त चाहत रखते हैं। गोल्डीलॉक्स के नियम के अनुपालन में यह एक फायदा है।
यदि आप किसी आदत में रुचि लेते हैं तो प्रबंधन योग्य कठिनाइयों की चुनौतियों पर काम करने से चीजें रुचिकर बनी रहती हैं। यह सही है कि सभी आदतों में वेरिएबल रिवॉर्ड के अवयव नहीं होते और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यदि गूगल सिर्फ कभी कभी उपयोगी सर्च परिणाम देगा तो मैं किसी अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन की ओर मुड़ जाऊंगा। यदि उबर मेरी आधी यात्रा के लिए ही मुझे पिकअप करेगा तो मुझे संदेह है कि उसकी सेवा में अधिक समय तक लूंगा। यदि मैं हर रात दांत साफ करता हूं और जब यदा कदा मेरा मुंह साफ रहेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं उसे छोड़ने की सोच सकता हूं। वेरिएबल रिवॉर्ड हो या न हो, कोई भी आदत हमेशा के लिए आकर्षक नहीं बनी रहेगी। किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति आत्मसुधार की यात्रा में वैसी ही चुनौती अनुभव करता है। आपके लिए जरूरी है कि आप ऊब से प्रेम करने लगें। हम सभी के लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप वह काम केवल तब करते हैं जब सुविधाजनक और उत्साहवर्धक स्थित हो, ऐसी स्थिति में आप कभी भी उल्लेखनीय नतीजों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नियमित नहीं हो सकेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आप कोई आदत शुरू करते हैं और उस पर बने रहते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपको लगेगा कि इसे छोड़ दिया जाए। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको जाने की इच्छा भी नहीं होगी। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो कुछ सेट्स को पूरा करने की इच्छा भी नहीं होती। जब लिखने का समय रहता है तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको लगेगा कि टाइपिंग की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन जब ऐसा करने में परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो या ऊर्जा खत्म हो रही हो तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशन और शौकिया लोगों में अंतर को रेखांकित करता है। प्रोफेशनल्स समय सारिणी से बंधे होते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है और किसी उद्देश्य के साथ उसमें काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन में कुछ दूसरी तात्कालिकताएं होने पर पथ भटक जाते हैं। लेखक और ध्यान प्रशिक्षक डेविड केन अपने विद्यार्थियों को अनुकूल हालात में ध्यान से हमेशा बचने को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से आप अनुकूल हालात के एथलीट भी नहीं होना चाहते या अनुकूल स्थिति के लेखक नहीं बनना चाहते या किसी भी प्रकार की अनुकूलता में ही काम करना ठीक नहीं लगता। जब कोई आदत वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने का इच्छुक होना होता है। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब मूड अच्छा नहीं होता है, भले ही उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वे कोई उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे करते रहें। ऐसे कई सेट्स होते हैं जिन्हें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे वर्कआउट करने का अफसोस कभी नहीं हुआ। ऐसे कई आर्टिकल हैं जिन्हें लिखने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन समय पर उनके प्रकाशन का मुझे कभी खेद नहीं हुआ। ऐसे कई दिन रहे हैं जब मुझे आराम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था उस पर काम करने का अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। सर्वोत्तम बनने का बस एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसे अंतहीन ढंग से बार बार करने से मोहित होते रहें। आपको ऊब से मोहब्बत करनी होगी। अध्याय का सार गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मानव उच्चतम प्रेरणा तब अनुभव करता है जब वह ऐसे कार्य कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा में हो। सफलता में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि ऊब जाना है। जब आदतें रूटीन बन जाती हैं तो वे कम रुचिकर हो जाती हैं और कम संतोष देने लगती हैं। हम ऊब अनुभव करने लगते हैं। प्रेरणा का अनुभव होने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन कार्य के उत्साहजनक नहीं होने पर भी लगातार मेहनत करने की क्षमता से ही वास्तविक अंतर पड़ता है। प्रोफेशनल्स समय सारिणी से बंधे होते हैं, लेकिन शौकीन लोग जीवन को बीच में आने देते हैं।
अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष आदतें महारत की नींव तैयार करती हैं। शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला स्वचालित होने लगती है, तब ही कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है, वह मानसिक खुलापन लाती है। यह प्रयास युक्त सोच की ओर ले जाता है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज्यादा विस्तृत चीजों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड आती हैं। हालांकि आदतों का फायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो हर बार दोहरा लेने से उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती हैं, तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग लगाए इसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां आसानी से होने लगती हैं। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं, तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं। इनका कमजोर पहलू यह है कि आप एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आप वर्तमान आदतों को ही सुदृढ़ कर रहे होते हैं, उनमें सुधार नहीं। सच तो यह है कि कुछ शोध बताते हैं कि एक बार किसी कौशल में जब महारत हासिल हो जाती है, तो समय बीतने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आती है। सामान्य तौर पर प्रदर्शन में मामूली गिरावट चिंता की बात नहीं है। आपको सतत उन्नयन के लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं रहती। जैसे आप अपने दांत आसानी से ब्रश कर लेते हैं, जूते के फीते आसानी से बांध लेते हैं और सुबह की चाय बना लेते हैं, उसी तरह से इस तरह की आदतें बेहद अच्छी हैं। छोटी चीजों में जब आप कम ऊर्जा लगाते हैं, तो वास्तविक मामलों में जहां जरूरत है, वहां ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं, तो बारीक से बारीक चीजों को आपको देखना होता है जो मायने रखती हैं। आप एक ही चीज को बार बार अंधाधुंध दोहराकर यह नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं, लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल स्वचालित आदतों और सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है। आदत सोचा समझा अभ्यास इज इक्वल टू महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशल स्वचालित होने चाहिए। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ बॉल को उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबल करना आना चाहिए। शल्यक्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की जरूरत होती है कि बाद में वे आंखें बंद करते हुए भी इसे कर सकें, ताकि वे शल्यक्रिया में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा, ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होना वह प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता के छोटे से छोटे तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि आप भीतर तक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते और इसके बाद इस आदत को अपने विकास की अगली सरहद की ओर बढ़ने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराने काम आसान हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति अगली चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का द्वार खोल देती है। यह एक अंतहीन चक्र है। सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की जरूरत होती है कि आप समय के साथ प्रदर्शन के प्रति भी सचेत रहें।
जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। यह वह समय होता है जब आपको किसी कौशल में महारत लगने लगती है। उस समय आपको कार्य अपने आप होता दिखता है और आप सहज होते हैं। तब आपको आत्मसंतोष के जाल में फंसने से स्वयं को बचाना चाहिए। कैसे करें आदतों की समीक्षा और सुधार। सर्वाधिक प्रतिभावान बास्केटबॉल टीम 1986 में लॉस एंजेलिस लेकर्स थी। इस रूप में शायद ही उन्हें कोई याद करता हो। इसी टीम ने 1985 से 86 के एनबीए में 29 से 5 का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। हेड कोच पैट रायली ने सीजन के बाद कहा, जानकार कहा करते थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास में संभवतः सर्वश्रेष्ठ टीम हैं। लेकर्स 1986 के प्लेऑफ में पिछड़े और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में हार देख ली। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम एनबीए स्पर्धा खेल भी नहीं सकी। इस झटके बाद रायली यह सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और टीम में कितनी संभावनाएं हैं। वे उत्कृष्टता की ऐसी चमक नहीं देखना चाहते थे जो बाद में प्रदर्शन के दौरान धुंधली पड़ जाए। वे चाहते थे कि हर शाम उनके खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करें। यही करने के लिए उन्होंने एक योजना 1986 की गर्मी में बनाई। इस सिस्टम को उन्होंने करियर बेस्ड एफर्ट प्रोग्राम या सीबीई नाम दिया। पैट रायली ने बताया, जब खिलाड़ी लेकर्स से जुड़ते थे तो हम उनके हाई स्कूल तक के खेल के आंकड़ों को देखते थे। मैं इसे टेकिंग देयर नंबर कहता था। हम खिलाड़ी की सटीक क्षमता को देखते थे और फिर हमारे संयोजन के हिसाब से उसे तैयार करते थे। यह इस धारणा पर आधारित होता था कि वह जो कर रहा है उसे कायम रखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का बुनियादी स्तर पता कर लेने के बाद रायली ने एक अहम कदम भी इसमें जोड़ा। उन्होंने हर खिलाड़ी से कहा, अपना प्रदर्शन पूरे सीजन में 1% तक सुधारते रहें। यदि वे सफल होते हैं तो यह सीबी होगा या करियर का श्रेष्ठ प्रयास कहा जाएगा। वैसा ही जैसा अध्याय 1 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में बताया गया था। लेकर्स ने हर दिन सुधार करते हुए शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाया। रायली ने इस पर पूरा जोर दिया कि सीबी मात्र पॉइंट या आंकड़ेबाजी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक के साथ श्रेष्ठ दैहिक प्रयास भी है। खिलाड़ियों को इस बात के लिए भी श्रेय दिया गया कि वे किसी प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को उस वक्त दौड़ने की अनुमति दें जब आप जानते हों कि फाउल उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं, खिलाड़ियों को ढीली गेंदों के लिए डाइविंग करने, रिबाउंड को लपकने, चाहे बॉल मिलने की संभावना हो या नहीं, और उस साथी खिलाड़ी की मदद करने के लिए भी श्रेय दिया गया जब कोई प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी उससे आगे निकल जाए। उन कार्यों के लिए भी खिलाड़ियों की पीठ थपथ पाई गई जो नायकों वाले नहीं माने जाते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि उस समय टीम के सबसे बड़े सितारा खिलाड़ी मैजिक जॉनसन ने किसी गेम में 11 पॉइंट्स लिए, 8 रिबाउंड किए, 12 को सहयोग दिया, 2 बार बॉल अपने पास खींची और पूरे खेल में 5 टर्नओवर किए। एक लूज बॉल के लिए डाइव करने पर भी उन्हें एक श्रेय दिया गया। इस काल्पनिक गेम में वे करीब 33 मिनट तक खेलते रहे। उनके नंबर 11, 8, 12, 2, 1 जुड़ते हुए 34 तक चले गए। इसमें से 5 टर्नओवर कम किए, 34 से 5 तो 29 मिले। अंत में 33 मिनट के गेम से 29 को भाग दे दिया। मैजिक का सीबी नंबर 879 रहा। यह नंबर हर खिलाड़ी के खेल के लिए देखा गया और यह औसत सीबी था जिसमें खिलाड़ी से सीजन में 1% सुधारने को कहा गया था। रायली ने हर खिलाड़ी के वर्तमान सीबी की तुलना उनके पिछले प्रदर्शनों से ही नहीं बल्कि लीग के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। रायली बताया, हमने टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग लीग में उसी पोजीशन और भूमिका में खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों के साथ की। स्पोर्ट्स लेखक जैक मैकमूलन ने लिखा, रायली ने हर हफ्ते ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लीग के शीर्ष परफॉर्मर्स के नाम लिखे,
साथ ही उनकी तुलना अपने ही रोस्टर के अन्य खिलाड़ियों से की। दमदार और विश्वसनीय खिलाड़ियों ने सामान्य रूप से 600 तक के स्कोर अर्जित किए, जबकि श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 800 तक स्कोर बनाए। मैजिक ने अपने करियर में 138 ट्रिपल डबल्स लगाए थे। उनका स्कोर ज्यादातर 1000 से ज्यादा रहता था। टीम ने सीबी के आंकड़ों की ऐतिहासिक तुलना करके वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ने पर जोर दिया। रायली ने बताया, हमने नवंबर 1985 की तुलना नवंबर 1986 से की और खिलाड़ियों को बताया कि क्या पिछले सीजन की तुलना में वे बेहतर कर रहे हैं या बदतर। इसके बाद हमने दिसंबर 1986 की तुलना नवंबर माह से की। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में सीबी को शामिल किया था। 8 माह बाद वे एनबीए विजेता बन गए। इसके एक वर्ष बाद पैट रायली ने एक और खिताब जीतने में टीम का नेतृत्व दिया। लेकर्स 20 वर्षों में एनबीए स्पर्धा लगातार जीतने वाली पहली टीम बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा, किसी भी उद्यम में सतत प्रयास करते रहना सबसे ज्यादा अहम है। सफल होने का तरीका यह है कि हम सीखें कि चीजों को सही ढंग से कैसे किया जाता है और फिर हर बार उसी तरह से करें। सीबी कार्यक्रम प्रतिबिंब और समीक्षा की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभावान थे। सीबी ने मदद की कि उनके पास जो क्षमता थी उससे वे ज्यादा से ज्यादा हासिल करें और इससे यह सुनिश्चित भी हुआ कि उनकी आदतों में गिरावट के बजाय सुधार हो। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालिक सुधार को संभव बनाते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। प्रतिबिंब के बिना हम बहाने बना सकते हैं, उसे युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो यह बताती हो कि कल की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं और इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक इलियूड किपचोगे ओलंपिक स्वर्ण विजेता होने के साथ सर्वकालीन महान मैराथन धावकों में गिने जाते हैं। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते हैं, जिसमें वे हर दिन के प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उन कमियों को तलाशते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वर्ण पदक विजेता तैराक कैटी लेडेकी अपनी वेलनेस को 1 से 10 के बीच पैमाने पर रिकॉर्ड करती हैं और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बात को भी नोट करती हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद निकाली है। वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती हैं। हर हफ्ते के अंत में उनके कोच नोट देखते हैं और उनमें अपने विचार जोड़ते हैं। ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते। कॉमेडियन क्रिस रॉक जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं तो वे दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब्स में जाते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं। वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा चुटकुला अच्छा रहा और कहाँ सुधार की जरूरत है। बची रहने वाली किलर लाइनें उनके नए शो की शान बन जाती हैं। मैं उन एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स को जानता हूं तो डिसीजन जर्नल रखते हैं। इसमें वे हर हफ्ते उनके बड़े निर्णय लिखते हैं। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि वे कहाँ सही रहे और कहाँ गलत। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें, ठीक पैट रायली की तरह, जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयासों में समायोजन करते थे। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो आप उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिबिंब और समीक्षा के 2 प्राथमिक तरीके अपनाता हूं।
हर दिसंबर मैं सालाना समीक्षा करता हूँ, जिसमें मैं पिछले साल की झलक देखता हूँ। मैं अपनी आदतों की तुलना करता हूँ कि मैंने वर्ष में कितने आलेख छपाए, कितना वर्कआउट किया, कितने नए स्थानों पर गया आदि। इसके बाद मैं फिर 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपने विकास या इसके अभाव पर ध्यान देता हूँ। 1, इस वर्ष क्या अच्छा हुआ? 2, इस वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा? 3, मैंने क्या सीखा? जब 6 माह बाद गर्मी आती है, तब मैं सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट बनाता हूँ। हर एक की तरह मैं भी बहुत गलतियां करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट मुझे यह समझाती कि मैं कहाँ गलती कर गया। यह मुझे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। इसका उपयोग अपने मूल मूल्यों की ओर फिर देखने के लिए करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप रह पा रहा हूँ। यह तब होता है जब मैं अपनी पहचान का प्रतिबिंब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए कैसे कार्य कर सकता हूँ। वर्टिकल बार मेरी सत्यनिष्ठा की वार्षिक रिपोर्ट इन 3 प्रश्न का जवाब देती है। 1, मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले मूल मूल्य क्या हैं? 2, मैं किस तरह से अपनी सत्यनिष्ठा के साथ रहता हूँ और काम करता हूँ? 3, मैं किस तरह से भविष्य में उच्च मानक स्थापित कर सकता हूँ? ये 2 रिपोर्टें ज्यादा समय नहीं लेती हैं, हर साल मात्र कुछ घंटे, लेकिन वे सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे धीरे धीरे नीचे गिरने से रोकती हैं और यह तब होता है जब मैं करीब से ध्यान नहीं देता। वे हर वर्ष याद दिलाती हैं कि मैं अपनी इच्छित पहचान को देखूं और विचार करूं कि आदतें मुझे वैसा बनने में कितनी मदद कर रही हैं जैसा मैं बनना चाहता हूं। वे यह संकेत देती हैं कि कब मुझे आदतों का उन्नयन करना है और नई चुनौतियां लेनी हैं। साथ ही कब मुझे मेरे प्रयासों को परिभाषित करना है और कब मूल तत्वों पर केंद्रित होना है। प्रतिबिंब एक दृष्टिकोण भी देता है। दैनिक आदतें जिस तरह से संयोजित होती हैं, उसकी वजह से वे शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हर दिन विकल्प पर अधिक चिंता करना वैसा ही है जैसा कि आप खुद को 1 इंच दूर से आईने में देख रहे हों। आप हर कमी को देख सकते हैं और बड़े प्रतिबिंब पर आपको दृष्टि नहीं जाती है, जबकि बहुत अधिक फीडबैक मिल सकता है। इसके विपरीत आदतों की कभी समीक्षा नहीं करने का मतलब है आईने की ओर कभी नहीं देखना। आपको आसानी से सुधारे जाने वाली गलतियों के बारे में पता नहीं होता है। शर्ट पर दाग, दांत में फंसा खाना, ये बहुत छोटे फीडबैक हैं। समय समय पर प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे बातचीत करने योग्य दूरी से स्वयं को आईने में देखना। आप महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं जो बड़े दृश्य के ओझल हुए बिना आप कर सकते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर या घाटी के पीछे दीवाना नहीं होना चाहते। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब और समीक्षा व्यवहार में बदलाव के एक अहम पहलू पर फिर गौर करने का आदर्श समय प्रदान करते हैं। यह पहलू है हमारी पहचान। उन धारणाओं को कैसे तोड़े जो आपको बढ़ने नहीं देती। आरंभ में आदत को दोहराते जाना आपकी इच्छित पहचान के साक्ष्य जुटाने के लिए जरूरी होता है। जैसे ही आपको नई पहचान मिल जाती है, उस समय वे धारणाएं ही अगले स्तर पर जाने से आपको रोक लेती हैं। आपके विरोध में काम करते हुए आपकी पहचान गौरवानुभूति देने लगती है, जो आपकी कमजोरियों को नकार कर वास्तव में आपको विकास करने से रोक देती हैं। यह आदत को बनाने की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। कोई विचार जितना अधिक हमारे लिए पवित्र होता है, उतनी ही गहराई से वह हमारी पहचान से जुड़ा रहता है। आलोचना के बावजूद हम कड़ाई से उसका बचाव करते हैं। आप इसे हर जगह देखेंगे। स्कूल टीचर जो पढ़ाने के नए उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं और वे ही अपने जांचे परखे प्लान पर जमे रहते हैं। एक वरिष्ठ मैनेजर जो अपने तरीके से काम करने के प्रति वचनबद्ध होता है।
एक सर्जन युवा डॉक्टरों के विचारों को खारिज कर देता है। ऐसा बैंड जिसका पहला एल्बम हलचल मचा देता है और फिर वह एक ही ढर्रे पर चलने लगता है। हम किसी पहचान से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे, उतना ही मुश्किल होगा आगे बढ़ना। एक हल तो है कि सिर्फ किसी एक पहलू को अपनी उस पहचान का बड़ा हिस्सा बनाने से बचें, जो आप हैं। निवेशक पॉल ग्राहम के शब्दों में अपनी पहचान को संक्षिप्त ही रखें। जितना अधिक आप एक ही धारणा से स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, जीवन की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में उतनी ही परेशानी आएगी। यदि आप अपना सब कुछ एक ही चीज पर लगा देते हैं या फर्म के भागीदार से जोड़ देते हैं या जो भी हो, तो आपके जीवन के उस पहलू में जो नुकसान होगा वह आपको हिलाकर रख देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर आपकी सेहत के लिए आपकी डाइट बदलनी होती है, तो आपकी पहचान का संकट हो जाएगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं, तो आप नाजुक हो जाते हैं। एक ही चीज टूट जाने पर आप खुद को खो देते हैं। मेरी युवावस्था में एथलीट होना मेरी पहचान का अहम भाग था। मेरे बेसबॉल के करियर का अंत होने पर मुझे अपने आप को ढूंढने में परेशानी हुई। जब आप पूरा जीवन एक ही तरीके से खुद को परिभाषित करने में लगा देते हैं और यदि वह गायब हो जाए, तो फिर आप क्या रह जाते हैं? मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व उद्यमी इसी तरह के अनुभव बताते हैं। यदि आपकी पहचान एक ही धारणा में बंधी हुई है, जैसे मैं महान सैनिक हूं, तो जब सेवाकाल समाप्त होगा तब क्या करेंगे? कई व्यवसायियों के लिए उनकी पहचान एक पंक्ति से बंधी होती है, मैं सीईओ हूं या मैं संस्थापक हूं। यदि आपने उठते बैठते हर पल व्यवसाय के लिए लगाया है, तो तब कैसा लगेगा जब आप कंपनी बेच देंगे? ऐसे नुकसानों से पार पाने के लिए खुद को इस तरह पुनः परिभाषित करें ताकि आपकी पहचान का वह हिस्सा तब भी बना रहे जब आपकी भूमिका बदल जाए। मैं एथलीट हूं को बदलकर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता है। मैं महान सैनिक हूं को बदलकर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अनुशासित है, भरोसेमंद है और किसी भी टीम में चल सकता है। मैं सीईओ हूं को बदलकर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो चीजों का सृजन करता है। जब प्रभावी तरह से चयन किया जाता है, तो पहचान लचीली होती है, न कि नाजुक जैसे पानी किसी रुकावट के आस पास बह रहा हो। आपकी पहचान विरोध में काम करने की बजाय बदली परिस्थितियों के अनुरूप काम करेगी। ताओ ते चिंग का एक कोट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समाहित करता है। मानव जब पैदा होता है तो नरम और सुनमय होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जब मरते हैं तो भुरभुरे और सूखे हो जाते हैं। इसलिए जो भी कड़ा है या लचीला नहीं है, वह मृत्यु का अनुयायी है। जो भी नरम है और झुकने वाला है, वह जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नरम और सुनमय चलता रहता है। आदतें अनेक फायदे कराती हैं, लेकिन इनमें कमी यह है कि वे हमें विचार की पुरानी प्रवृत्तियों में बांध देती हैं और भले ही आस पास की दुनिया बदल जाए, लेकिन वे बनी रहती हैं। हर चीज अस्थायी होती है। जीवन सतत बदलता रहता है, इसलिए समय समय पर आपको यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पुराने विचार और आपकी पुरानी धारणाएं अब भी आपकी लाभ दे रही हैं। स्वचेतना का अभाव विष के समान है। प्रतिबिंब और समीक्षा विष हरण के समान है। अध्याय का सार आदतों का लाभ यह होता है कि हम चीजों को बिना सोचे कर सकते हैं। कमजोरी यह होती है कि हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। आदत सुविचारित अभ्यास = महारत। प्रतिबिंब और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है।
जितना अधिक किसी पहचान से चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। निष्कर्ष, ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। एक प्राचीन यूनानी कहावत है, सोराइट्स पैराडॉक्स, जो छोटे से काम के प्रभाव के बारे में बताती है, जो कई बार दोहराने के बाद पड़ सकता है। पैराडॉक्स का एक फॉर्मूलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है? यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते कि वह रईस है, लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे तो एक समय पर आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता जब तक कि एक सिक्का उसे न मिल जाए। हम यही बात छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह संभव नहीं लगेगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक के बाद एक आप उसे करते ही चले जाएंगे? कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का बड़ा लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों सुधार हैं। यह छोटी आदतों का समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती हैं। इनमें से हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई होती है। प्रारंभ में छोटे सुधार अर्थहीन लग सकते हैं क्योंकि वे तंत्र के भार से दबे रहते हैं। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक बदलाव जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करने या पुस्तक का एक पेज हर दिन पढ़ने से कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे बदलावों की परत को एक के बाद एक चढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन वृत्त बदलना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही होता है जैसे रेत का एक कण आप सकारात्मक पक्ष में डाल रहे होते हैं, जो धीरे धीरे चीजों को आपकी ओर मोड़ देता है। एकदम अच्छी आदतों पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जन लोगों की कहानियां देखी हैं। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों और बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों और आला कॉमेडियनों को समझा, जिन्होंने छोटी आदतों के विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी विधा में महारत हासिल की और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए। इस पुस्तक में उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति, टीम और कंपनी ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंततः वे एक ही तरह से प्रगति कर सके, छोटे, सतत और अथक सुधारों के प्रति वचनबद्धता। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करने जैसी नहीं होती है। यह सिस्टम है जिसमें सुधार की जरूरत होती है। यह अंतिम प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था, यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं हैं। समस्या आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। यह पुस्तक अब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसके उलट सही हो। व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों के साथ आपके पास साधन और रणनीतियां हैं जिनसे आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी कभी एक आदत को याद करना मुश्किल होता है और आपकी उसे स्पष्ट बनाना होगा। अन्य बार आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू नहीं कर रहे हैं और आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं और आपको उन्हें आसान बनाने की जरूरत होगी। कभी आपको किसी आदत से जुड़े रहने की इच्छा नहीं होगी और आपको उसे संतोषजनक बनाना होगा। आप अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद बनाते हुए स्पेक्ट्रम के बाएं ओर रखना चाहते हैं। इसी बीच आप चाहते हैं कि बुरी आदतों का समूह दाईं ओर रहे,
इसके लिए उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाते हैं। यह सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई अंतिम रेखा नहीं मानी जा सकती। कोई स्थायी हल भी नहीं है। जब भी आप सुधार की ओर देखें, तो आप व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों को तब तक रोटेट कर सकते हैं जब तक आपकी अगला अवरोध न मिल जाए। इसे स्पष्ट बनाएं। इसे आकर्षक बनाएं। इसे आसान बनाएं। इसे संतोषप्रद बनाएं। लगातार करते रहें। हमेशा 1% बेहतरी के अगले तरीके को खोजते रहें। परिणामों को प्राप्त करने का राज सुधारों को कभी नहीं रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि यदि आप थमते नहीं हैं, तो आप क्या बना सकते हैं? यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यवसाय बना सकते हैं यदि आप रुकते नहीं हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यदि आप प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करते हैं, तो कितना अच्छा शरीर आप बना सकते हैं। यह अनुभव करने वाली बात होगी कि यदि आप सीखना बंद नहीं करते हैं, तो कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कितनी दौलत आप बना सकते हैं जब आप बचत करना बंद नहीं करते। यह उल्लेखनीय होगा कि यदि आप चिंता करना नहीं छोड़ते हैं, तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अच्छी आदतें जुड़ती नहीं हैं, बल्कि वे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। यह छोटी आदतों की शक्ति है।